एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में अपनी बेकार आवाज़ के लिए आप सबसे सॉरी बोलना चाहूँगी। मैं क्या करूँ गाइस, मैं बार बार बोलना नहीं चाहती, पर मैं क्या करूँ, पूरे के पूरे साल जब भी वेदर में हल्का बहुत चेंज होता है, सबसे पहले मेरा गला ही दुखने लगता है और मेरी आवाज़ चेंज साउंड करती है। और ये पूरे साल तक चलता है। मुझे याद है 12th क्लास में तो पूरे टाइम मेरे गले में इतना पेन रहता था कि मुझे पढ़ाने करते वक्त भी प्रॉब्लम होती थी। तो ये मेरे साथ चलता है। तो प्लीज़ मेरी इस बेकार वॉइस को कभी अवॉइड करके मेरी स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। आई नो आप बहुत अच्छे हैं जो ऐसी चीज़ें माइंड नहीं करते, पर मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं महसूस करती हूँ कि मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी गिर गई मेरी आवाज़ की क्वालिटी की वजह से। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगशान की शादी हो जाती है। विंग उस अकेले हॉल में बैठा रह जाता है जहाँ सब लोग चले गए। बेचारा हार के अपनी जगह से उठता है, सोचता है कि वो यहाँ कब तक बैठा रहेगा। एक तो वो इतनी हैवी मतलब हानफू में जिससे संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी खुद सोचते हैं कि वो यहाँ से बाहर निकलेगा। किसी सर्वेंट या कोई गार्ड मिलेगा तो उससे पूछेगा कि कहाँ है उसका उल्फा या कोई और जो उसे सही जगह बताए, क्योंकि वो यहाँ रात भर नहीं बैठ सकता। कोई भी उस बेचारे के बारे में तो सोचता ही नहीं। उसके खुद के माँ बाप नहीं है, अंकल और आंटी जिन्हें वो मदर और फादर की तरह ट्रीट करते हैं, वो कौन सा उसे अपना मानते थे। अगर अपना मानते तो आज जैन फैमिली मैडम भी यहाँ पे इंतज़ार करते विंग के जाने का, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो जनता के जाते ही खुद उठ के चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ लेंस को तो कभी फ़र्क ही नहीं पड़ता था विंग से, क्योंकि हम सब जानते हैं किंग चिंगेजुन के दिमाग में क्या था, क्यों उन्होंने ये शादी करवाई है। तो उनको विंग से क्या ही फ़र्क हो पड़ेगा। बेचारा विंग अपने आप के लिए खुद मतलब सोचता है कि इस हैवी इन्फो में तो वो सो नहीं सकता, और यहाँ तो बैठ के बैठे बिल्कुल नहीं सो सकता। इसलिए वो ना चाहते हुए भी अब खुद ही खुद ये स्टेप लेते हैं, खुद एक रूम या किसी सर्वेंट को ढूंढने की कोशिश। इस बड़े हानफू के साथ, इस हैवी हानफू के साथ बाहर निकलता है तो उसे एक रूम में कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिनमें से एक उसके अल्फा की आवाज़ है, लांग वांगजी की आवाज़ है। वांगजी, जब उससे थोड़ी देर पहले तुम यहीं रुको बोल के गया था, विंग को वो आवाज़ एक बार में याद हो गई थी। इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी डोमिनेटिंग, इतनी एक तरह से मैग्नेटिक आवाज़ उसने अपनी लाइफ में कभी महसूस नहीं की थी, जैसी उसे वांगजी की आवाज़ पे महसूस हुआ। इसलिए वो तुरंत उस आवाज़ की तक उड़ जाता है, यही सोच के कि वो अपने हस्बैंड से खुद पूछ लेगा कि उसे कहाँ जाना है। लेकिन जब वो कुछ आवाज़ें सुनता है तो उसे महसूस होता है कि शायद उसका हस्बैंड किसी से लड़ रहा है। इतनी रात में उसे अकेला उस हॉल में छोड़ के किससे लड़ा है उसका हस्बैंड, वो जानना चाहता था। शायद किसी की बातें छुप के सुनना गलत है, और विंग ऐसा कभी करना था भी नहीं और करना चाहता भी नहीं। लेकिन अभी उसके पास कोई चॉइस नहीं, कोई और उसे इस बड़े से हॉल में दिख नहीं रहा है, इस बड़े से कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। बस ये इसी कमरे में कुछ आवाज़ें आ रही हैं। रात के 2 बज गए हैं, कौन होगा इस समय। इसलिए बेचारा ना चाहते हुए भी उसी हॉल कमरे की तरफ जाता है, सोचता है नॉक करके उनसे बात करेगा। लेकिन जैसे ही वो आवाज़ें उसके प्रॉपर कान में पड़ती हैं तो उसकी लाइफ एकदम से रुक जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड चीख चीख के उस पर्सन से बोल रहा है कि वो इस शादी को नहीं मानता, इस मजबूरी की शादी को वो नहीं निभाएगा, वो उस ओमेगा के करीब कभी नहीं जाएगा, वो उस ओमेगा को कभी वाइफ की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कभी भी उस ओमेगा को अपना मेट नहीं मानेगा। ये ओमेगा जिससे उसने शादी करी है वो उसके लिए कोई नहीं है, इसलिए उसके साथ ये ज़बरदस्ती ना की जाए, ये शादी निभाने की ज़बरदस्ती ना की जाए। उसने अपने फादर की रिस्पेक्ट के लिए ये शादी तो कर ली है, लेकिन वो इस शादी को कभी दिल से नहीं है अपनाएगा। ये बातें तो विंग के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। ये शादी विंग के लिए भी थोड़ा सा एक तरह से अरेंज मैरिज थी, लेकिन ज़बरदस्ती फोर्सफुल मैरिज। क्या उसकी शादी फोर्सफुली कराई गई है? क्या उसे ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में थोपा जा रहा है? क्या ज़बरदस्ती उसके हस्बैंड ने मजबूरी में ही शादी करी है? क्या वो कभी भी उसे वो प्यार नहीं करेगा? ये सारी बातें विंग की वो लास्ट होप पूरी तरह से शैटर कर देती है, पूरी तरह से टुकड़ों में उसका सपना बिखर के उसके पैरों में पड़ा हो, ऐसा उसे फील हो रहा है। ये पैर जो एक कदम आगे बढ़ने से पहले इतना हैवी फील करवा रहे हैं, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी एक तरह से कहते हैं लाइफ का वेट इन पैरों पे आ गया। एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा पा रहे हैं ये पैर। कैसे बढ़ाए, किस ओर बढ़ाए? उस दरवाजे को नॉक करे ताकि उसके हस्बैंड और उस पर्सन को पता चल जाए, जिस पर्सन से अभी उसका हस्बैंड बात कर रहा है, कि वो भी उनकी बातें सुन चुका है, या
2 कदम पीछे हटा के वहीं उस हॉल में जाके बैठ जाए जहाँ उसे शायद पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खाली बैठना पड़ेगा, कोई नहीं होगा उसके साथ। इससे पहले विंग और कुछ सुन पाता या कह पाता, उस दूसरे पर्सन की चीखती हुई आवाज़ आती, तुम्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ। तुम्हारे उस ओमेगा से शादी करवाने के पीछे मेरा बहुत बड़ा मकसद है। तुम्हें क्या लगता है मैंने उस जियांग क्लैन को ऐसे ही तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दी? वो जियांग क्लैन कहीं से भी लैंग क्लैन की बराबरी नहीं कर सकता था। उससे बड़े बड़े क्लैन थे जिससे मैं शीचैन की शादी करवा सकता था, लेकिन मैंने ये शादी सिर्फ तुम्हारी वजह से करवाई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उस क्लैन को इतनी बड़ी मिनिस्ट्री देने वाला हूँ, इस क्लैन को ये इतने सारे पैसे देने वाला हूँ। और अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हारे उस ओमेगा को, तुम्हें और उस क्लैन को, तीनों को बर्बाद कर दूंगा। मैं किंग हूँ और मेरे अंडर में सब कुछ आता है। मेरे फैसले ही सब के लिए होते हैं, जो मैं डिसाइड करता हूँ तुम लोगों को वैसे ही जीना पड़ेगा। विंग समझ चुका है कि वो दूसरा पर्सन कोई और नहीं किंग है, और ये सारी बातें तो और ज़्यादा उसके दिल को दर्द पहुँचा रही है। अगर वो अब इस डोर के अंदर गया तो शायद अपनी लाइफ तो उसकी बर्बाद है ही, पर शायद वो अपने पूरे क्लैन की लाइफ को बर्बाद कर देगा। किंग को अगर सच पता चल गया कि विंग को सच पता है और किंग इतने गुस्से में है कि वो अपने बेटे तक को लाइफ बर्बाद करने की बात बोल रहा है, तो उसे कितनी सेकंड लगेगी विंग या उसके क्लैन की लाइफ बर्बाद करने में। इसलिए विंग बिना कुछ कहे चुपचाप से वहाँ से पीछे चला जाता है, लेकिन वो उस हॉल में वापस नहीं जाता, बल्कि उस महल के बाहर जाने की कोशिश करता है। उसे यहाँ नहीं रहना, उसे यहाँ रह के किसी के लिए मुसीबत नहीं बननी। अपने पति के लिए कोई ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने वाला, या ये कह सकते हैं एक जो मजबूरी या एक गले में बना हुआ फंदा नहीं बनना। अपने घर वालों के लिए एक लाइफ, एक ऐसी आफत या ऐसी मुसीबत नहीं बनना कि उनका पूरा क्लैन बर्बाद हो जाए। इसलिए भी कुछ ऐसा डिसाइड करता है जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था। आज भी पता नहीं क्यों इतना होपलेस हो गया। वो 3 घंटे जो वो अकेला उस हॉल में बैठा, आज उसे महसूस हुआ कि वो कितना लोनली है, उसकी सोल कितनी लोनली है। कोई उसका अपना नहीं है, कोई भी उसका लिए अब फील नहीं करता। अब तक वो हंसने, चहकने, मुस्कुराने वाला भी अचानक से जैसे इन 3 घंटों में पूरी तरह से बदल गया, एक शांत हो गया। एकदम से विंग की लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया है। विंग को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो अपने इन्हीं कपड़ों में अपनी होपलेस लाइफ के साथ क्या करेगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो बस इस महल से कहीं दूर जाना चाहता है, इन लोगों से दूर जाना चाहता है, किसी के पास नहीं रहना चाहता। यही सोच के वो महल से बाहर ही निकल रहा था, तभी एक आवाज़ ने उसे रोक लिया। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि लान कुरैन की थी। लान कुरैन इस तरह विंग को इन ब्राइडल रोब में चेहरे पे वेल रखे हुए देखे, ते नना लगाए हुए कहीं बाहर जाता देख एकदम से बोलते, कहाँ जा रहे हो तुम? विंग वहीं रुक जाता है और देखता है कि उसे किसने रोका। वो लान कुरैन को बहुत अच्छे से पहचानता है, वो कई बार बहुत सारी मीटिंग्स में, समारोह में उन्हें देख चुका है, इसलिए वो उन्हें देख के तुरंत पहचान गया। लान कुरैन थोड़ा गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोलता है, इस तरीके से कहाँ जा रहे हो तुम? विंग जो शायद हर्ट भी है, थोड़ा परेशान भी है, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में ही रेस्पॉन्स करता है। बहुत टाइम बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ। क्यों? इतने घंटे से जब मैं इस हॉल में अकेला बैठा था, आप या कोई आपका सर्वेंट डिसिप्लिन क्यों नहीं आया मेरे पास मुझे सही जगह पहुँचाने? क्या आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था मेरे लिए, इस पूरे के पूरे किंगडम के लिए? क्योंकि मैं हूँ तो सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू का ओमेगा। क्या मेरे लिए एक रूम भी अवेलेबल नहीं है इस महल में? वांग विंग गुस्से में बोलता है, जिस बात पे कुरैन को और ज़ोर से गुस्सा आ जाता है, और वो उतने ही गुस्से में बोलता है, हाँ, इस महल में तुम्हारे लिए कोई रूम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड इस महल में रहता ही नहीं है। वो यहाँ से दूर उस जंगल में, उस कॉटेज में रहता है, जिनशी में। और मेरे ख्याल से तुम्हें जिनशी में ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को दी गई थी, पर मेरे ख्याल से जैसे अब तक वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, आज भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया होगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सही जगह पहुंचा देता हूँ। ये बात बोलने के बाद लान कुरैन 2 लोगों को जोर से आवाज़ लगाते हैं, जहाँ से 2 सर्वेंट दौड़े दौड़े उनके पास आते हैं। ये सर्वेंट अधिकतर लान कुरैन के साथ में ही रहते हैं, उनके वफादार टाइप है। वो उन्हें तरफ देखता है और बोलता है, जितनी दूर हो सके उतनी दूर इस घमंडी और बिगड़े और ओमेगा को
छोड़ के आओ। इसके हस्बैंड की तरह इसे भी उस जंगल के कॉटेज में छोड़ाओ, ताकि इसे याद रहे कि पहले ही दिन अपने सीनियर से किस तरीके से बात की जाती है। इसने मुझे उल्टा जवाब दिया, मुझ पर आवाज़ रेस की है ना, तो इसे इसकी डिसिप्लिनरी की ज़रूरत है। अभी के अभी इसे उस कॉटेज में छोड़ के आ जाओ। इस बात पे वो सर्वेंट तुरंत सर हिला के चले जाते हैं। वो लोग ये नहीं समझ पाए कुरैन ने कौन से पर्टिकुलरली जगह बोला। वो सोचते हैं कि जैसे पहले मैडम लैन को उस पुराने से एक होता ना दूर से के कॉटेज में छोड़ा गया था, उस कॉटेज में उसे उन्हें ले जाते हैं, जो कि वांग जी की मदर का था। ये दो बेवकूफ़ सर्वेंट कुरैन की पूरी बात समझ ही नहीं पाए। ये सोच रहे थे कि वहाँ कुरैन ने, क्योंकि उसने बोला पुराने कॉटेज में, तो कुरैन ने भी पर्टिकुलर किसी कॉटेज का नाम नहीं लिया। और अधिकतर महल में हमेशा यही कहा जाता है कि एक जंगल में पुराना कॉटेज है जो मैडम लैन का था। हाँ, अधिकतर जिनशी की यहाँ पे बात भी नहीं होती है, क्योंकि जिनशी को किसी ने देखा भी नहीं है, किसी को नहीं पता जिनशी महल है या कॉटेज है। इसी वजह से इन सर्वेंट को धोखा हो गया। ये सर्वेंट विंग को उसकी मदर के उस पुराने कॉटेज में छोड़ाते हैं। विंग जब इस कॉटेज को देखते हैं तो उसकी आँख फटी रह जाती है। ये एक पुराना सा बड़ा सा टूटा हुआ महल जैसा है, जो जिसकी छत भी टूटी हुई है, जिसके चारों तरफ पुरानी झाड़ें हैं, बिल्कुल भी सफाई नहीं है, धूल भरी हुई है। ऐसी जगह विंग को इस ब्राइडल रोब में छोड़ के चले गए हैं सर्वेंट। वहीं विंग इस जगह को देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। सुन, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है कि अचानक से कुछ लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जो काफ़ी घबराए हुए हैं। इनमें से एक लेडी अपने हाथ में एक तलवार लेके खड़ी है। वहीं उसके पीछे एक बूढ़ी सी लेडी है, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। और साइड में थोड़ा डरा सा सहमा सा ओमेगा खड़ा हुआ है, जिसके हाथ में तीर बाजू मतलब होता है ना वो है। वो ये चारों यहाँ पे हैं। विंग को भी एक्सपेक्ट नहीं था और इन चारों को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई रात में उनके कॉटेज मतलब यहाँ पे आ जाएगा और ऐसे पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगेगा। विंग तो अपने ऊपर हंस रहा था। वो अपनी नई शादी के इस नए महल को देख के हंस रहा था। हाँ, जब वो यहाँ आने वाला था तो सब सर्वेंट जो इनके वहाँ पे जियांग्स में, विंग एक नोबल फैमिली में रहता था ना, तो जियांग्स में उसके पास सर्वेंट्स थे। तो उसके सर्वेंट कहते थे कि अब वो बड़े महल में जाएगा, वहाँ उसके नए सर्वेंट बन जाएंगे तो उन्हें भूल तो नहीं जाएगा। इस तरीके से उसके सर्वेंट उसे छेड़ा करते थे। आज उनकी बातों को याद करके विंग हंस रहा था इस महल को देख के कि कहाँ वो लोग सोच रहे थे कि वो बड़े महल में रहेगा, कहाँ इस टूटे हुए खंडर जैसी जगह विंग को छोड़ गए। इस बात पे वो लोग मतलब विंग खुद पे ही हंस रहा था। और ये लोग बेचारे डर के कि कहीं से कोई उनके पास हमला करने आ गया, जो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, इसलिए डर के आ गए। विंग इन लोगों को देख के शौक है और ये लोग विंग को देख के शौक है। विंग कि नहीं, अब जैसे ही यहाँ महल पे वो छोड़ के गए थे, गुस्से में सबसे पहले अपनी वेल उतार के फेंक दी थी। इसी कारण इन लोगों को साफ साफ विंग का चेहरा दिख रहा है। वहीं विंग को भी ये चारों लोग दिख रहे हैं, जिनके कपड़े बहुत पुराने हैं, पर हाँ ये वैंकलैंड के कपड़े हैं। विंग समझ गया कि ये लोग शायद वॉर के समय अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में भागे होंगे और तब वो यहाँ पे छुप के रहने लगे होंगे। विंग को पता है जब अभी थोड़े से समय पहले लैंस और वेंस की वॉर हुई थी, तब बहुत सारे वेंस के ओमेगाज और गरीब फैमिली थी जो इधर उधर के क्लैन में छुपने चली गई थी। जब इस तरह से दो क्लैंस में हमेशा वॉर होती है तो हारने वाले क्लैंस के ओमेगास या गरीब फैमिलीज कई बार बहुत सफ़र करती हैं। कारण आप सब जानते हैं, अमीर या रॉयल फैमिली तो अपने नोबल फैमिलीज अपने पैसे का फ़ायदा उठा के आराम से सेव हो जाती हैं, पर वॉर की जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है या एक तरह से स्लेव बनाने का प्रोसेस होता है, वो बेचारे गरीब फैमिलीज़ को ही सफ़र करना पड़ता है। यही कारण होगा शायद ये भी बेचारे यहाँ आ गए होंगे। विंग मन में सोच रहे हैं, जिस तरीके से विंग इन लोगों को देख रहा है, ये लोग भी विंग को देख रहे हैं। इन लोगों की नज़रों में भी एक अजीब सा शौक है। इतना ब्यूटीफुल ओमेगा इस समय उनकी आंखों के सामने है। मून की जो लाइट विंग के फेस पे पड़ रही है, साफ साफ दिख रहा है कि ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है। आज विंग ने मेकअप भी किया था, ऑब्वियसली उसकी शादी थी, वो बहुत अच्छे से तैयार हुआ था। और आज इतने हैवी हानफो में इस बड़े से गोल्डन कलर के क्राउन के साथ विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वहीं जहाँ बाकी वेंस शॉक हैं, वहीं वो ओल्ड लेडी अपनी जगह से उस बेबी को नीचे छोड़ के आगे आती है और घुटनों के बल विंग के पास बैठ जाती है और उसे बो करने लगती है। विंग ये देख के शौक है और पीछे खड़े वेंस सब लोग अपने शौक से तब बाहर आते हैं जब ये लेडी बोलना शुरू करती है।
मुझे माफ़ कीजिएगा, हम यहाँ आपकी परमिशन के बिना नहीं आना चाहते थे। मैं मैडम लैन की मेड हूँ। मैं जो अपने यंग एज से मैडम लैन के साथ थी, पर उनकी डेथ के बाद मैं अपने क्लैन यानी वैन क्लैन अपने बच्चों के अपने फैमिली के पास चली गई थी। इस वॉर के समय मुझे कहीं और मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जा सकती हूँ। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही कॉटेज आया था। इसी कारण मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ समय यहाँ छुपने के लिए आ गई थी। बिना लेंस की परमिशन के मैं यहाँ आई। मुझे पता है मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा रॉयल ओमेगा। एकदम से वो लेडी बोलती है। ये चीज़ सुन के विंग भी शॉक है। कारण ये है कि विंग ने जो हानफू पहने हुए हैं जो काफ़ी हैवी हैं, इन पे बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रही है। ये हानफू रॉयल ओमेगास अपनी वेडिंग में ही पहनते हैं, यानी अब लांग्स की जब शादी होती है उनके ओमेगास पहनते हैं। इसलिए ये लेडी सोच रही है कि शायद ये मतलब इस समय के जो लैन क्लैन के प्रिंस हैं उनके ओमेगा होंगे और वो यहाँ पर हैं। इसी कारण वो बेचारी घबरा के ऐसे बोल रही है। मीन उस लेडी को सीधा खड़ा करते हैं और एकदम से बोलते हैं, आप मुझे ये क्या बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ ये हानफू आपकी मतलब रॉयल ओमेगास को ही दिए जाते हैं। आप ज़रूर या तो फर्स्ट प्रिंस या सेकंड प्रिंस के ओमेगा हैं, तभी आपने ये पहना है। पर आप इतनी रात में यहाँ वो लेडी थोड़ा कंसर्न करते हुए पूछती है। उस लेडी ने बहुत बुरी हालत देखी थी मैडम लैन की। उसे अच्छे से पता है इस कॉटेज में अगर इस ओमेगा को ऐसे ही भेजा गया तो इस ओमेगा का भी फ्यूचर कुछ ब्राइट नहीं लग रहा है। वो घबराते हुए डरते हुए पूछते हैं क्यों इस ओमेगा के पहली बार में मिलते ही उस लेडी को बड़ा कंसर्न सा फील हुआ। इसलिए उसने बोल दिया, मीन अपने चेहरे पे मुस्कान देते बोलते हैं, क्योंकि मेरी डेस्टिनी शायद ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप और मैं एक जैसे हैं। आप अपने क्लैन से अपनी लाइफ को सेव करने की वजह से यहाँ आए हैं और मैं अपने क्लैन में शायद एक्सेप्ट नहीं करा किसी ने मुझे, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया है। मतलब वो लेडी बताती है। वी मुस्कुराते हुए अपने पेन को छुपाते बोलते हैं, मतलब ये कि मेरी शादी तो ज़रूर होगी पर लैन फैमिली शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया है। आप इस मतलब कॉटेज के बारे में शायद पहले से जानती थी, तो आप मुझे बताएंगे ये किसका कॉटेज है? आप भी थोड़ा कंसर्न करते हुए थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पूछता है। वो लेडी बताती है ये लेट मैडम लैन का कॉटेज है। वो डेथ से पहले यहीं रहती थी। उनकी डेथ के बाद शायद कोई भी लेंस यहाँ नहीं आता, इसी कारण इसका इतना बुरा हाल हो गया। जब वो यहाँ थी जिंदा थी तो ये ऐसा नहीं था, पर आपको यहाँ भेजना मुझे इस चीज़ की बहुत हैरानी है। क्या हुआ है आपके साथ? वो लेडी विंग से पूछने की कोशिश करती है। विंग अपना सारी बातें तो अभी ने नहीं बता सकता, बस इतना ही बोलता है, मेरी शादी एक एग्रीमेंट के लिए हुई थी पर शायद मेरे अल्फ़ा को, मेरे हस्बैंड को मैं एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बिना मेरा चेहरा देखे मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे इस कॉटेज में भेज दिया। ये बात सुनने के बाद उस लेडी को और पीछे खड़े वैंस को विंग के लिए बहुत दुख होता है। विंग इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा पेन अपना एक स्माइल के साथ इन्हें बोल रहे हैं। ये चीज़ देख के वो लोग भी हैरान हैं। अगर ऐसा किसी और ओमेगा के साथ होता तो वो रो रो के अपना दुख बताता, लेकिन ये तो स्माइल करता हुआ अपने चेहरे पे बिना कोई दर्द का मतलब एक्सप्रेशन दिए हुए साफ साफ ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिससे पीछे खड़ी हुई वो वैंकिंग, जी हाँ इनमें से एक वैंकिंग है एक वैनिंग है और वो छोटा सा हमारा आयुएन है। वैंकिंग समझ गई है कि ये ओमेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो ओल्ड लेडी जिसे सब ग्रैनी वैन बोलते हैं वो अपनी जगह से आगे आते हुए विंग को बोलती है, माफ़ कीजिएगा आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, इतने बड़े मतलब एक तरीके से पोजीशन वाले ओमेगा हैं, उसके बावजूद हाँ आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी। पर मैंने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इस लैंड क्लैन में स्पेंड की है, तो मैं आपको बता सकती हूँ ये लैंड क्लैन ऐसा ही है। ये ओमेगास की कभी रिस्पेक्ट नहीं करता। इनके लिए ओमेगा सिर्फ उनके बेडरूम में या बेबी पैदा करने वाली मशीन है। इनके लिए ओमेगास की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वैसे तो मैं उस क्लैन की बुराई कर रही हूँ जिस क्लैन ने मुझे एक टाइम पे खाना दिया था, छत दी थी, लेकिन ये सच्चाई है जो मैं अच्छे से जानती हूँ और तुम्हें अभी ही बता रही हूँ ताकि तुम आराम से अपना मन बना लो। विंग इस बात पे उस लेडी की आंखों में देख रहा है जिसमें विंग के लिए इतनी केयर है। वो स्माइल करता हुआ उस लेडी की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने मन बना लिया है कि मैं अब उस महल में कभी वापस नहीं जाऊंगा और अब ये छोटी सी दुनिया ही हमारा घर है।
चलिए अब कहीं से जगह को मुझे दिखाइए तो सही, मैं भी तो इस पुराने कॉटेज को लेट मैडम लैन के महल को देखना चाहता हूँ। अब डैनी वैन विंग की तरफ स्माइल लेती है और उसे अंदर अपने साथ ले जाने लगती है। विंग के पीछे पीछे ही आयुन वेंचिंग और वैनिंग भी चलने लगते हैं। विंग देखता है कि इस कॉटेज का बहुत बुरा हाल है। विंडोज़ टूटी हुई हैं, छत टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं उन वो धूल में अटके हैं। लेकिन शायद ये तीनों मतलब लोग एक ही रूम में छुपके रह रहे थे। सिर्फ एक ही रूम है जो पूरे महल में साफ़ है, जहाँ पे ग्रैनी वैन वैनकिंग और वैनिंग ने अपना छोटा से कुछ बेड बनाए हुए हैं। शायद जो सामान ये अपने साथ लेके आए थे वो कुछ सामान है, इनके कुछ कपड़े हैं और शायद जो इनके पास पैसे होंगे उससे जो ये खाने का कुछ सामान खरीद के लाए हैं वो उस रूम के एक कोने में रखा है। इन्हें इस तरीके से छुप के ऐसे जीते देख के विंग के मन में हल्का सा पेन होता है। वो बोलता है अब आप लोग इस रूम में नहीं रहेंगे। वो तीनों घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि विंग उन्हें इस महल से निकाल रहा है। अविंग उन तीनों की तरफ देखता है और बोलता है पहले तो हमें इस पूरे के पूरे महल को क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद इतने सारे रूम हैं इसमें तो सबको अपना अलग अलग रूम मिलेगा। सब लोग अपने अपने रूम चॉइस कर लीजिए। और सबसे आज तो अभी बहुत लेट हो गया और मैं बहुत थक भी गया हूँ तो मैं यहीं सो जाता हूँ। ये कह के विंग जो सबसे पास में उसे एक छोटा सा फ्लोर पे गद्दा बिछा हुआ मिला उस पर ही लेट जाता है, जिससे ग्रैनी वैन घबराती अरे आप यहाँ क्यों लेट रहे हैं, आप तो मैं आप ही की तरह हूँ। विंग उन्हें बीच में ही टोक देता है और आपसे आप मुझे विंग बोलेंगी, मेरा नाम विंग है। और हाँ मुझे आप लोगों ने तो अपना नाम बताया नहीं। विंग उन सब की तरफ स्माइल करता हुआ बोलता है। उस बेड पे बैठ के जो फ्लोर पे वाला बेड था उस पे बैठ के विंग अपने बालों से और मतलब वो हेयर एक्सेसरीज निकालने लगता है, जिसमें विंग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। विंग अब साइड में खड़े हुए उस डरे से प्यारे से सहमे हुए ओमेगा यानी वैनिंग की तरफ देखता है और बोलता है पहले तुम आके मेरी मदद करो और फिर मुझे आप लोग अपने बारे में भी बताओ। ये वैनिंग अपनी सिस्टर की तरफ देखता है जो इशारे में वहाँ जाने के लिए बोलती है। वैनिंग अब विंग की मदद करने लगता है। वो विंग के हेयर एक्सेसरीज निकालने में इतने हैवी हार्मफुल जिनकी इतनी सारी लेयर है उनके कुछ लेयर उतारने में मदद करता है और धीरे धीरे ये सब लोग अपने बारे में बताते हैं। वैनिंग और वैनची एक दूसरे के भाई बहन हैं और मैं मतलब ग्रैनी वैन के रियल मतलब ब्रदर के बच्चे हैं। और ग्रैनी वैन ने कभी शादी नहीं की तो उनके ये बच्चे थे आयुन वैनिंग और वैनचिंग के बड़े भाई का बेटा है जिसने वॉर में वो दोनों मर गए यानी उनके मदर और फादर आयुन के, इसलिए वो इन लोगों के पास है। विंग को इन सब के बारे में सुन के थोड़ा दुख तो होता है लेकिन वो जल्दी इन लोगों से दोस्ती भी कर लेता है। ये लोग थोड़ी काफ़ी देर तक बात करते हैं और विंग और ये लोग वहीं आज उस कमरे में सो जाते हैं। अगले दिन जैसा विंग ने सोचा था विंग उसी तरीके से उस घर को साफ में लग जाता है। वो खुद मतलब वैनिंग की एक पुराने कपड़ों में हानफों में सुबह सुबह तैयार होके सफाई में लग जाता है। ग्रैनी वैन और वैनचिंग देख के शौक है इतनी हाई पोजीशन का ओमेगा उन लोगों के साथ ऐसे ही बीता है। रात में विंग ने बता दिया कि उसकी शादी गुसु के सेकंड प्रिंस लांग वांगजी से हुई है। ये सुन के ग्रैनी वैन को बहुत दुख भी होता है। वो मतलब लांग वांगजी को जानती थी। वो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लांग वांगजी भी अपने फादर की तरह निकलेगा, अपनी वाइफ को ऐसे इस बेहाल हालत में छोड़ देगा। लेकिन वो भी जानती है कि लैंस ऐसे ही होते हैं, उनकी नज़रों में ओमेगास की रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो वो यही सोच के कि शायद बचपन से लेकर अब तक वो ओमेगा लैंस के बीच में पला बड़ा होगा लांग वांगजी तो उसकी आदत बदल गई होगी। यही सोच के वो शांत है और इनकी पूरी मदद करें। कुछ ही घंटों में इन्होंने सारा का सारा घर साफ कर दिया। कल जो एक पुराना खंडर सा लग रहा था आज वो क्लीन होके फिर भी एक रहने वाली जगह लग रहा है। हाँ महल वाली शानो शौकत तो नहीं है इस जगह में, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी सही है। जो विंडोज़ टूटी हुई थी उन पे कुछ लकड़ी की मदद से उन्हें बंद करने के लिए कोशिश करी है विंग ने, लेकिन विंग को महसूस होता है कि थोड़े टाइम में सर्दी आएंगी और तब इस जगह रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विंग कुछ सोच के मैं ग्रैनी वैन की तरफ देखता है और बोलता है कि यहाँ से बाहर अगर कुछ सामान लेने जाना हो तो कौन जाता है। इस बात पे वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वेंची अपनी जगह से आगे आती है, बोलती है मैं जाती हूँ। तो ठीक है तुम और मैं आज मार्केट में जाएंगे, पास में जो कैरी टाउन है वहाँ जाएंगे। मुझे वहाँ कुछ चीज़ें बेचनी है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है।
यहाँ रहने के लिए हमें अब सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं कब वापस यहाँ से निकल सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मुझे कल ख़रीद के लानी पड़ेंगी। इस बात पे मैंने उसकी गर्दन हिलाती है। विंग अपने बड़े से कपड़े के बैग में अपने वो हैवी हानफो और वो मुकुट जो उसको ने कल लगाया था उन सारी ज्वेलरीज को रखता है। वो जब ऐसा कर रहा होता है तो ग्रैनी वैन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती, ये आप क्या कर रहे हैं, आप इन्हें सेल करने जा रहे हैं। विंग स्माइल करते हुए अब उनकी तरफ देखता है और बोलता है, हाँ इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू तो रिश्ते की होती है। कपड़ों की ज्वेलरी की कोई वैल्यू नहीं होती, जब उस रिश्ते की वैल्यू नहीं तो इनकी क्या वैल्यू। इसलिए मैं इन्हें बेच के अपने जीने के बारे में सोच रहा हूँ। तो आपको लगता है क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? ग्रैनी वैन समझाती है कि नहीं, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन इनमें से एक हेयर पिन आपकी लेट मदर इन लॉ यानी मैडम लैन की है। प्लीज़ इसे मत बेचिए, ये लांगवांग जी की मदर की निशानी है। प्लीज़ मैं विंग जो शायद इस पिंग की क्या ही वैल्यू करे जब उसके रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए वो तुरंत वो पेन मैं ग्रैनी वैन के हाथ में दे देता है और बोलता है, अगर आपको इसकी इतनी वैल्यू है तो आप ही इसे रख लीजिए। और बाकी सारे सामान को उस बैग में भर के वैनचिंग के साथ निकल जाता है। विंग और वैनचिंग ने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। विंग ने सेफ्टी के लिए अपने फेस पे एक मास्क भी कपड़े का मास्क बांध लिया है, जिससे कोई उसे एकदम से देख के ना पहचान पाए। विंग और वैनचिंग वहाँ पे जाके आराम से वो सामान बेच लेते हैं और उस सामान के उन्हें खूब सारे पैसे मिलते हैं, इतने सारे पैसे कि विंग आराम से इस पुराने खंडर वाले घर की मरम्मत करवा सके और काफ़ी टाइम तक दोनों ये लोग कुछ अच्छे से खा पी लें। और आज का फैन फिक्शन ये रुकता है। तो गाइस आपको क्या लगता है अब स्टोरी में आगे क्या होगा? प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब